उत्तर तारे को एक साफ रात में ढूंढना काफी आसान है। आपको बस बिग डिपर ढूंढना है। डिपर के कप के आखिरी 2 तारे उत्तर तारे की दिशा बताते हैं। समझे? ये लिटिल डिपर के हैंडल की टिप है या लिटिल बियर की पूंछ है। ये कंस्टलेशन उर्सा माइनर में है। उधर लोगों ने सितारों में से उत्तर सितारे को सदियों से देखा है। इस चमकीले सितारे को पोलारिस भी कहा जाता है। ये लगभग सीधे हमारे ग्रह के उत्तरी ध्रुव के ऊपर है, जो बिना कंपास या स्मार्टफोन पर जीपीएस के यात्रा करने वालों के लिए एक बेहतरीन मार्कर बनाता है। ये पृथ्वी का सबसे करीब का सफेद सितारा भी है। इसे हम ऐसे तारे कहते हैं जो अपनी चमक और व्यास में नियमित रूप से झिलमिलाता है। पोलारिस भी 2 तारे वाले एक बाइनरी सिस्टम का हिस्सा है। इसका एक फीका बहन तारा है जिसे पोलारिस भी कहा जाता है। आप इसे धरती से उत्तर तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हुए देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे खगोलज्ञ पोलारिस का अध्ययन करते हैं, उन्हें उसकी समझ कम होती जाती है। समस्या ये है कि कोई भी इस बात पर सहमत नहीं हो पा रहा है कि तारा कितना बड़ा या कितना दूर है। वैज्ञानिकों के पास पोलारिस जैसे तारों का वजन, उम्र और दूरी का अनुमान लगाने के कई तरीके हैं। एक तरीका है जिसे स्टेलर इवोल्यूशन मेथड कहा जाता है। तारे की चमक, रंग और पुल्सेशन की दर का अध्ययन करने के बाद विशेषज्ञ इस डेटा का इस्तेमाल करके ये पता लगाते हैं कि तारा कितना बड़ा या चमकीला है और वो जीवन के किस चरण में है। एक बार जब ये बातें साफ हो जाएं, तो ये जानना मुश्किल नहीं है कि एक तारे की असली दूरी कितनी है। जब आपको किसी तारे की रोशनी और हमारी धरती से वो कितना फीका दिखाई देता है, ये पता होता है, तो ये आसान गणित है। ऐसे मॉडल खासकर पोलारिस जैसे तारों के लिए बहुत सटीक होते हैं, क्योंकि उनकी धड़कन की रफ्तार सीधे उनकी चमक से जुड़ी होती है। इससे ये जानना आसान हो जाता है कि उन तारों में से किसी की दूरी कितनी है। खगोलविदों को इस तरीके पर इतना भरोसा है कि सेफिड्स पूरे ब्रह्मांड में दूरियों मापने के लिए एक अहम टूल बन गए हैं। साथ ही उत्तरी तारे का अध्ययन करने के और भी तरीके हैं जो तारे के मॉडल से मेल नहीं खाते। पोलारिस को एक तरह का एस्ट्रोमेट्रिक बाइनरी कहा जाता है। इसका मतलब है कि आप इसके साथी को इसके चारों ओर घूमते देख सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे बड़े तारे के चारों ओर एक वृत्त खींचा जा रहा है। एक चक्कर पूरा करने के लिए छोटे तारे को लगभग 26 साल लगते हैं। हालांकि खगोलज्ञों ने पोलारिस बी के पूरे चक्कर का विस्तृत अवलोकन नहीं किया है, लेकिन उन्होंने इतना देखा है कि वे जान सकते हैं कि इसका कक्षा कैसे दिखती है। इस जानकारी का इस्तेमाल करके कोई न्यूटन के गुरुत्व के नियमों को लागू करके दोनों सितारों के द्रव्यमान की गणना कर सकता है। हबल स्पेस टेलीस्कोप के नए मापों के साथ मिलाकर ये गणनाएं बहुत सटीक परिणाम देती है। पोलारिस का द्रव्यमान सूरज के लगभग 3.45 गुना होने की बात कही जाती है, लेकिन ये उस द्रव्यमान से काफी कम है जो आपको तारे के विकास के मॉडल से मिलता है। ये मॉडल लगभग सूरज के 7 गुना द्रव्यमान का सुझाव देते हैं। लेकिन इस तारों के सिस्टम का एक और अजीब कारण है। तारे की उम्र का हिसाब लगाने के बाद शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि पोलारिस भी अपने बड़े भाई से बहुत पुराना है। लेकिन बाइनरी सिस्टम के लिए ये बेहद असामान्य है। आमतौर पर दोनों तारे एक ही उम्र के होते हैं। एक वजह यह हो सकती है कि कम से कम एक माप गलत है। आखिरकार पोलारिस एक मुश्किल तारा है जिसकी स्टडी करना, क्योंकि ये हमारे ग्रह के उत्तरी ध्रुव के ऊपर स्थित है। ये ज्यादातर टेलीस्कोप के फोकस के बाहर है। जो टेलीस्कोप तारों की सही माप करने के लिए जरूरी उपकरण रखते हैं, वो आमतौर पर बहुत दूर और फीके तारों का अध्ययन करने में इस्तेमाल होते हैं। पोलारिस बस इतना तेज है कि वो इन उपकरणों को अंधा कर देता है। एक थ्योरी है कि पोलर सिस्टम का मुख्य तारा कभी 2 तारों का समूह था, लेकिन लाखों साल पहले वे टकरा गए। ऐसे बाइनरी टकराव से तारे नई ऊर्जा पा सकते हैं, क्योंकि इसमें अतिरिक्त सामग्री खींची जाती है और तारे ऐसे लगते हैं जैसे उन्होंने जवानी का झरना पार किया हो। इससे कुछ और अजीब बातें भी समझ में आती है, क्योंकि बाइनरी टकराव के परिणाम स्वरूप बनते तारों का विकास मॉडल में कोई जुगड़ नहीं बैठता। दुर्भाग्य से अब तक इन थ्योरियों में से कोई भी पुष्टि नहीं हुई है। उत्तर तारा वाकई में एक बड़ा मामला है। धरती बिना रुके घूम रही है, जिससे सूरज उगता और डूबता है और तारे आसमान में चलते रहते हैं। हमारा ग्रह भी झुका हुआ है। इसी वजह से हमारे पास ऋतुएं होती है। अगर हम उस अक्ष के माध्यम से एक रेखा खींचे जिस पर पृथ्वी घूमती है और इसे उत्तर ध्रुव के आगे 300 प्रकाश वर्ष तक बढ़ाएं, तो उस काल्पनिक रेखा के अंत में उत्तर तारे होगा। ये हमेशा आसमान में लगभग उसी जगह पर रहता है और हमेशा उत्तर की दिशा दिखाता है। ये नेविगेशन के लिए बहुत जरूरी है। लोग इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते थे जब जीपीएस नहीं था। अगर तुम भूमध्य रेखा पर खड़े होते तो पोलारिस तुम्हारे सामने के क्षितिज पर होता। उत्तरी ध्रुव पर
ये तुम्हारे सिर के ठीक ऊपर लगता। यानी तारे की ऊंचाई का इस्तेमाल करके तुम न सिर्फ सही दिशा पता कर सकते हो, बल्कि ये भी समझ सकते हो कि तुम पृथ्वी पर कहाँ हो। अजब बात है कि दक्षिण में कोई दक्षिण तारा नहीं है। दक्षिण ध्रुव के ठीक ऊपर कोई इतना चमकदार तारा नहीं है, लेकिन एक दिन हमें ऐसा तारा मिल सकता है। जब आप मेज पर घुब्बा चलाते हैं तो इसका अंत एक घेरे में घूमता है। हम इस घटना को प्रेसेशन के नाम से जानते हैं। धरती भी इसी तरह से व्यवहार करती है और उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हमेशा आसमान में एक ही जगह की ओर नहीं इशारा करेंगे। अगले 26,000 सालों में इससे उत्तरी तारे का नाम पोलारिस से कुछ और तारों में बदल सकता है और फिर वापस। एक दिन उत्तरी तारे का खिताब वेगा को मिलेगा। यह रात के आसमान का 5वां सबसे चमकीला तारा है और उत्तरी आकाशीय गोलार्ध का दूसरा सबसे चमकीला तारा है। वेगा का एक और नाम है अल्फा लिराए। ये लिरा नक्षत्र का मुख्य तारा है। प्राचीन समय से वेगा लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तारा रहा है। ये काफी चमकीला और नीला है, इसलिए इसे पहचानना आसान है। कई हजार साल पहले वेगा उत्तर तारा था और ये लगभग 12,000 साल में फिर से इस स्थिति को हासिल करेगा। ये तारा धरती से सिर्फ 25 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसकी उम्र केवल 450 मिलियन साल है, जो हमारे 4.6 बिलियन साल पुराने तारा प्रणाली से काफी कम है। खगोलविद वेगा का अध्ययन करते हैं ताकि तारा प्रणालियों के शुरुआती विकास के बारे में और जान सकें। गर्मियों की रात में ये लगभग सीधे सिर के ऊपर होता है। ये हर दिन सिर्फ 7 घंटे के लिए क्षितिज के पीछे छिपा रहता है। आप इसे साल के किसी भी रात देख सकते हैं। अगर तुम और दक्षिण की तरफ चलोगे तो पता चलेगा कि वेगा काफी ज्यादा समय तक क्षितिज के नीचे रहता है, लेकिन अलास्का, उत्तरी कनाडा और कुछ यूरोप के हिस्सों में वेगा कभी अस्त नहीं होता। वेगा की नीली धूसर रोशनी इतनी चमकीली है कि इसे प्राचीन संस्कृतियों में, जैसे कि चीनी, पोलिनेशियन और हिंदू में बहुत दिखाया गया है। वह वेग का नाम भी गिरने या झपटने के रूप में समझा जा सकता है। ये उन समयों की बात है जब लोग इस नक्षत्र को एक झपटते हुए गिद्ध की तरह मानते थे, न कि एक वाद्य यंत्र। वह वेग ही वो पहली तारा था जिसे सूरज के अलावा जिन लोगों ने फोटो खींचा। ये काम हार्वर्ड कॉलेज ऑब्जर्वेटरी के खगोलज्ञों ने 15 इंच के रिफ्रैक्टर का इस्तेमाल करके किया और ये फिर से 1850 में हुआ। लगभग 2 दशक बाद एक शौकिया खगोलज्ञ ने वेगा के प्रकाश को तोड़कर उस तार में मौजूद विभिन्न तत्वों को जाहिर किया। 2006 में दूरबीनों के देखे जाने के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि वेगा इतनी तेज घूम रही है कि इसके ध्रुवों का तापमान उसके भूमध्य रेखा से कई हजार डिग्री ज्यादा गर्म है। ये तारा हर 12.5 घंटे में एक बार घूमता है और इसकी घूर्णन गति अपने महत्वपूर्ण घूर्णन गति का 90% है। ये वो गति है जिस पर कोई वस्तु खुद को तोड़ सकती है। 2013 में शोधकर्ताओं ने घोषणा की कि उन्होंने वेगा के चारों ओर एक एस्टेरॉयड बेल्ट खोज लिया है। इसका मतलब है कि वहां अंतरिक्ष में कुछ ग्रह हो सकते हैं जो इन पत्थरों के बीच है। 2 क्षेत्र हैं, एक बाहरी क्षेत्र जिसमें बर्फीले एस्टेरॉयड है और एक अंदरूनी क्षेत्र जिसमें गर्म अंतरिक्ष के पत्थर हैं। वैज्ञानिक तेज सितारों जैसे वेगा का अध्ययन नासा के मिशन टेस्ट के जरिए कर सकते हैं, जिसका मतलब है ट्रांजिटिंग एक्सोप्लैनेट सर्वे सैटेलाइट। इसे 2018 में पूरे आसमान का सर्वे करने के लिए लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मुख्य मकसद एक्सोप्लैनेट्स की तलाश करना है, लेकिन ये उपग्रह सितारों की बदलती हुई गतिविधियों को भी देख सकता है। ऐसे तारे जैसे कि वेगा का अध्ययन करके टेस्ट वैज्ञानिकों को तारों के विकास के शुरुआती चरणों के बारे में और जानकारी हासिल करने में मदद कर सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके बताएं और इसे लाइक करें और शेयर करें। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।